हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लैटिस पैरामीटर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम टाइप ऑफ लैटिस देखेंगे 2D में और 3D में। और उसके बाद यार हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि एक एटम का हम कैसे निकालते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। तो हम ये टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लैटिस पैरामीटर के साथ। अभी लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये लैटिस पैरामीटर एक काइंड ऑफ पैरामीटर्स हैं जो हमारे लैटिस को डिफाइन करते हैं, मतलब उसके अरेंजमेंट को डिफाइन करते हैं कि किस टाइप से जो हमारे लैटिस पॉइंट है वो अरेंज है। चीज समझ में आ रही है? तो सपोज करो हमारे पास ये लैटिस है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें यार देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। देखो इनके बीच में एक डिस्टेंस है ये, राइट। एक यहाँ पर भी डिस्टेंस है ये। ठीक है, अगर मैं इसको ए नेम कर दूं और इसको बी नेम कर दूं, ठीक है, मतलब जो हमारे डिस्टेंस है टू एटम्स के बीच में मैंने उसको नेमिंग की है यहाँ पर। चीज समझ में आ रही है? अब एक इनके बीच में यार एक एंगल भी है, राइट। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं इसके। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं यार। एक तो लेंथ लैटिस पैरामीटर्स जो कि हैं हमारे ए और बी। ठीक है, और दूसरे टाइप के होते हैं एंगल लैटिस पैरामीटर जो कि है हमारा अल्फा। अल्फा ये मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा अल्फा। चीज समझ में आ गई? तो अब यार हम ए और बी को भी चेंज कर सकते हैं इसमें और अल्फा को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो तो हमारी मर्जी है ना, हम क्या रखना चाह रहे हैं। अल्फा को हम 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। इनके बीच की वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यार हम ए और बी को वेरी कर सकते हैं। हम ए को बड़ा मान सकते हैं बी से, दोनों को इक्वल भी मान सकते हैं। चीज समझ में आ रही है? तो अब ये वैल्यूज चेंज करके जो हमारे पास लैटिस आएंगे हम उसको कहते हैं टाइप ऑफ लैटिस इन 2D। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 2D है। ठीक है, 2D लैटिस ही तो हमारा है। हमने 3 डायमेंशन की तो बात ही नहीं कही है, तो खाली ये 2D है हमारा। तो 2D में यार जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो हमारे पास ये एंगल्स और साइड को वेरी करके वो ऐसे आएंगे इस टेबल में जो शो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है। इसके अंदर यार हमारे पास क्या है, तब हमारे ये A1 A2 यार ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, A1 A2 जो हमारे हैं वो ए बी की जगह है। ठीक है, इस टेबल में ऐसी नोटेशन है। ओके, तो अगर हमारा A1 इज इक्वल टू A2 है यानी कि A इज इक्वल टू B है और एंगल जो है 90 डिग्री है तो वो हमारा स्क्वायर लैटिस हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? मतलब हमारा अगर इस टाइप का लैटिस है ये वाला, तो जो उसकी रिपीटिंग यूनिट होगी वो स्क्वायर बनेगी। ठीक है, मतलब स्क्वायर यूनिट सेल बनेगा। तो जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हमारा स्क्वायर क्रिस्टल है। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिस्टल का नेम है इस साइड पे। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल के नेम है। ओके, अब अगर यार हमारा जो A1 A2 है ये अलग अलग हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर आ गया। अब इसमें यार ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो यार हमारे पास दो टाइप के रेक्टेंगुलर लैटिस हो सकते हैं। एक तो हमारा वही जैसे हम स्क्वायर का बना रहे थे कि हमारा बस ए और बी अलग है। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर दिया ये। ओके, इसमें हमारा जो ए है और जो बी है वो सेम नहीं है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का लैटिस है। ठीक है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस। ठीक है, मैंने PRL लिख दिया है यहाँ पर। ओके, अब सेकंड टाइप का कौन सा लैटिस पॉसिबल है यार, कि एक सेंटर में एटम हो हमारा यहाँ पर। चीज समझ में आ गई? तो ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया लेकिन एक सेंटर में भी एटम है, तो इसको बोलेंगे हम सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टाइप के लैटिस फॉर्म हो जाएंगे एक रेक्टेंगुलर क्रिस्टल में। ठीक है, क्रिस्टल की जो टाइप है वो रेक्टेंगुलर ही है लेकिन जो लैटिस की टाइप है वो हम अलग अलग बोल रहे हैं। एक प्रिमिटिव बोल रहे हैं और एक सेंटर्ड रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं। अब इसके बाद है हेक्सागन। हेक्सागन में क्या है होता है यार कि हमारे जो साइड्स होती हैं वो तो सेम होती हैं। ठीक है, एक अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात करें और ये एंगल होता है 120 डिग्री, राइट, और साइड हमारी ए है, तो बेसिकली यार देखो वही है यहाँ पर A1 इज इक्वल टू A2 और अल्फा जो है वो 120 डिग्री। ठीक है, और यार हेक्सागन में क्या होता है, एक सेंटर में एटम प्लेस होता है। ठीक है, सेंटर में एटम प्लेस होता है। अगर सेंटर में एटम प्लेस ना हो मतलब कि हमारा ये हो तो वो हेक्सागन लैटिस नहीं होता है, ये हनीकॉम्ब होता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तब ग्राफीन का स्ट्रक्चर डिस्कस होगा आगे, तो वहां पर ये चीज एक्सप्लेन होगी कि ये लैटिस क्यों नहीं है हनीकॉम्ब। ठीक है, बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ यार। जो हमारे इसमें पॉइंट है ना, हर पॉइंट के अबाउट सिमेट्री मेंटेन नहीं है। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं और ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं तो ये दोनों पॉइंट की जो सराउंडिंग है वो सिमेट्री नहीं है। चीज समझ में आ रही है? देखो अगर मैं ये वाला ड्रॉ करूं, ये वाला पॉइंट, तो इससे कैसे आ रहे हैं हमारे वेक्टर्स, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे है सराउंडिंग, वो ऐसी सराउंडिंग है। चीज समझ में आ रही है? मतलब हमारे जो एटम्स हैं वो अलग अलग एंगल्स पर प्लेस हैं, मतलब सिमेट्रिक नहीं है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा लैटिस नहीं होता है हनीकॉम्ब।
ठीक है, लेकिन हेक्सागन में सिमेट्री मेंटेन रहती है, वो हमारा लैटिस होता है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, वैसे आगे ये और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब डिटेल्स तो यही है, लेकिन आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो हम ग्राफीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यार हमारा ओब्लिक। अब ओब्लिक हमारा कैसे होगा, ये वाला लैटिस होगा हमारा, ठीक है, मतलब हमारे जो ये है इंक्लाइन है बेसिकली, ठीक है, ये हमारा ओब्लिक हो गया। A1 नॉट इक्वल टू A2, और एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री हो गया तो वो हमारा रेक्टेंगुलर लैटिस बन जाएगा, फिर ये अलग से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब हमें ये डिफरेंस क्लियर है इन सब के बीच में, ठीक है। तो हमारे जो क्रिस्टल टाइप है वो 4 टाइप के क्रिस्टल हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे लैटिसेस हैं वो 5 टाइप के हैं, ठीक है। 5 टाइप के क्यों हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे 2 टाइप के लैटिस होते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर होता है, और दूसरा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस होता है, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर होगी होगी। ये था हमारा 2D के लिए, ठीक है, अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था ये 2D के लिए था। अब हम आते हैं 3D पर। अब 3D में क्या होगा यार, मैं दोबारा से ऊपर आ रहा हूँ। 3D में अब हमारे पास 3 लेंथ लैटिस पैरामीटर हो जाएंगे ABC, ठीक है। अगर हमारे पास यही है, अगर मैं इसी को मानूं, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये हमारे पास ये है तो एक इसकी हाइट भी होगी, ठीक है, अब मतलब लेयर बाय लेयर होगा, तो अब वो कितनी हाइट पे होगा, वो C रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास 3 डायमेंशनल है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मेरे पास अब एक ये वेक्टर है सपोज करो, तो अब कितने एंगल्स पॉसिबल होंगे, अब हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ABC तो हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और जो Z एक्सिस से बन रहा होगा वो हमारा C हो जाएगा, ठीक है, मतलब कहीं पर बिलाई करेगा वो हमारा C हो जाएगा, ओके। अब बात एंगल की, एंगल यार एक हमारा यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा, एक हमारा यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा, और एक इससे भी फॉर्म हो रहा होगा Z डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमारे यार 3 तो लेंथ के पैरामीटर्स आ गए ABC, और 3 एंगल के पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। तो हमारे टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, 3 लेंथ और 3 एंगल, ओके क्लियर है। तो अब जस्ट हमें इनको वेरी करना है अलग अलग, और अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं कि कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, ओके ठीक है। तो अब इसकी फिगर देख लेते हैं यार। तो ये हमारी टेबल जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है 3D के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हमारे तीनों साइड्स इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है तीनों, तो वो हमारा क्यूबिक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। तो क्रिस्टल तो हो गया हमारा क्यूबिक, लेकिन इसके अंदर जो लैटिस है वो और भी पॉसिबल है, मतलब जैसे हमने ऊपर 2D के लिए देखा रेक्टेंगुलर की 2 पॉसिबिलिटी थी लैटिस के लिए, वैसे ही इसके अंदर 3 होगी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। यहाँ पर प्रिमिटिव का मतलब हमारा सिंपल क्यूबिक है, क्यूबिक बॉडी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड है हमारा, और एक हमारा फेस सेंटर्ड है तीसरा, ठीक है। तो ये है। अब ऐसे यार अगर हमारी एक साइड अनइक्वल हो जाए और एंगल तीनों 90 डिग्री है तो वो टेट्रागोनल है। और अभी नीचे यार और भी कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, ABC और अल्फा बीटा गामा के, मतलब इक्वल अनइक्वल होने के, ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे ये लैटिस आ रहे हैं। तो ऐसे तब हम सारे केस डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। और हमारे पास 14 टाइप्स के लैटिस हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह जो इस वाले कॉलम में है सारे के सारे हमारे लैटिस हैं, ठीक है, मतलब जो सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, या फिर बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम में ऐसे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। जैसे टेट्रागोनल में भी हमारे पास 2 हैं, एक प्रिमिटिव है और एक बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, और एक सिंपल वन है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसे हमारे पास 14 लैटिस हो जाएंगे इसके अंदर। चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमें दे दिया A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और एंगल हमारे तीनों डिफरेंट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीजें आ सकती है क्वेश्चन में, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, मतलब जो हमारे ये एंगल्स हैं और लेंथ है, इनका तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम के वो कोरस्पॉन्ड होती हैं, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है 1 मार्क का यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारा यार 3D लैटिसेस के बारे में। अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन का, जो मैंने कहा था कि हम इसके बाद कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक एक प्लेन से, कि अगर हमारे पास एक प्लेन है और उसके कॉर्नर पर हमारे पास एटम है, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट एक ये प्लेन है और कॉर्नर पर एटम है। तो अब देखो यार, मैं इस वाले एटम को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस एटम का इतना पोर्शन इस प्लेन के अंदर है, राइट, या इस स्क्वायर के अंदर है, तुम ये कहो, या एक ये यूनिट सेल है, स्क्वायर यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है, ये है। तो इसका 90 डिग्री हमारा अंदर है और टोटल 360 होता है,
स्फीयर का, राइट। तो इसका कंट्रीब्यूशन जो इस यूनिट सेल के अंदर होगा वो होगा 1/4, ठीक है। और हमारे पास ऐसे 4 एटम है, ठीक है, 4 कॉर्नर्स है ना हमारे पास, तो 4 एटम है हमारे पास, तो इंटू 4 कर देंगे हम और यहाँ से आ जाएगा 1 एटम पर सेल, ठीक है। ये चीज वैसे तुमने 12th में भी की होगी, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू ले लो चीजों का, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे यार हमारे पास एक ट्रायंगल हो तो उसके इसमें कैसे करेंगे हम, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/6, और फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कॉर्नर पर प्लेस 3, तो ये आ गया 1/2 एटम पर सेल, ठीक है। ऐसे ही हम हेक्सागन का निकालेंगे। हेक्सागन में क्या होता है, ऐसे 6 ट्रायंगल्स होते हैं, राइट। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी तुम निकाल सकते हो, उसको तुम एज ए प्रैक्टिस ले लो, ठीक है। ओके, तो ये था डिस्कशन 2D का। अभी बात करते हैं 3D की। अगर हमारे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, सपोज करो ये है हमारे पास। अब इसका हमें निकालना है, तो हमारे पास 8 कॉर्नर एटम होंगे इस केस में, राइट। हमारे पास जो एक एटम है वो 8 क्यूब में उसका पार्ट होगा, ठीक है। मतलब एक क्यूब साइड में होगा, ठीक है, 2 फिर ऐसे क्यूब इसके फ्रंट में होंगे और 4 एज इट इज नीचे होंगे। चीज समझ में आ रही है, मतलब एक एटम 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। ओके, तो ये एक एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया, सिर्फ इस एटम का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे पास ऐसे 8 एटम्स हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स की वजह से 1 एटम पर सेल का कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। ये तो था सिंपल क्यूबिक की बात। अब सपोज करो एफसीसी हमारे पास। अब एफसीसी में क्या होगा कि एक हमारा फेस के सेंटर पर एटम्स आ जाएंगे, राइट। तो अगर मैं खाली जो फेस पर एटम है, मतलब फेस के सेंटर पे जो एटम है उनका कंट्रीब्यूशन देखूं, तो वो कैसे निकालूंगा। अभी देखो यूनिट सेल के अंदर कितना पोर्शन है, 180 डिग्री कवर होगा उसका, राइट। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 यानी कि हाफ, मतलब हाफ एटम इसका यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है। और ऐसे कितने एटम्स हमारे पास, 6, तो ये हमारे पास 3 एटम पर सेल आ गया, ठीक है। लेकिन ये खाली फेस वालों का कंट्रीब्यूशन है, हमें कॉर्नर्स वालों का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं, राइट। तो इसमें +1 करना होगा, तो हमारे पास टोटल 4 एटम पर सेल हो जाएगा एफसीसी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर ऐसे मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक हमारे बॉडी के सेंटर में एटम होता है, ठीक है। अब वो पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर है, तो उसका तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ गया 1, ठीक है। और साथ में हमारे पास कॉर्नर्स में एटम होते हैं, और कॉर्नर का हमने निकाला ना, सिंपल क्यूबिक का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 एटम पर सेल, तो बॉडी सेंटर का 2 एटम पर सेल कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, क्लियर है। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं यार, कि सपोज करो हमारे पास ये है, ठीक है, और एक यहाँ पर एटम है हमारा, मतलब ये 3D में हमारे पास ये, ठीक है, मतलब एच सेंटर्ड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है और वो एच सेंटर्ड है, मतलब कि जो हमारी एजेस हैं, हर एजेस पर हमारे एटम है, मतलब यहाँ पर भी एटम होगा, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम, मतलब 12 एटम्स हमारे 12 एजेस पर, ठीक है। तो अब एक एज पे जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। ध्यान से देखो कि 90 डिग्री ही वो उसके अंदर होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री अंदर है यूनिट सेल के वो, तो 1/4 का कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। ओके, क्लियर है। और ऐसे हमारे पास कितने हैं, 12 है, ठीक है। अब 12 है तो कितना आ गया, ये 3 आ गए यहाँ से, ठीक है। तो हमारे एच की वजह से कंट्रीब्यूशन आ गया 3, क्लियर है। अब हमारे कॉर्नर्स पर भी एटम है, तो यहाँ से +1 हो जाएगा उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास 4 एटम पर सेल का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अगर हमारा खाली एज सेंटर्ड है तो, राइट। तो ये था, तो सिंपल सी चीजें हैं यार ये। तो जस्ट हमें देखना है कि एटम कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल के अंदर वो पर्टिकुलर एटम, राइट। और फिर हम उसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि यूनिट सेल में हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब ये चीज यार कहाँ पर काम आएगी, तब हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तब काम आएगी, या तब हम एटॉमिक डेंसिटी निकालेंगे तब काम आएगी, मतलब कि प्लेनर डेंसिटी निकाल रहे होंगे हम, या फिर लाइन डेंसिटी निकाल रहे होंगे, तब काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो इस वीडियो को यार यहीं पे खत्म करते हैं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए यार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ, अगर तुम कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो।